प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपकी विद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया गया है, उन ऑनलाइन कक्षाओं में अंग्रेजी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। यह अंग्रेजी विषय की तीसरी कक्षा है, क्लास है। इससे पहले हम सिलेबस के बारे में और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत कर चुके हैं। अगर आपने ग्रामर के इस टॉपिक का प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जा करके पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आज की कक्षा में आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कृपया करके नोट्स बनाएं। ये आपके लिए उपयोगी है और आपका विद्यालय, जब आप विद्यालय आओगे तो उन नोट्स को चेक भी किया जाएगा। और यदि आप नोट्स विद्यालय आने से पहले भी नोट्स बना रहे हो और पढ़ रहे हो, ये आपके लिए अच्छा है और बेनिफिशियल है। आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा है, आप समय का सदुपयोग कर रहे हो, तो नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि इस पर आपका टेस्ट भी होगा। अगला देखिएगा कि यदि हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन नरेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें बेटा दो विशिष्ट प्रकार के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा, जिसमें मैंने बात की है जनरल रूल्स की, सामान्य नियमों की, और स्पेशल रूल्स की, विशिष्ट नियमों की। देखो, इन दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। जनरल रूल, सामान्य नियम जो है, वे ऐसे नियम हैं जो हर प्रकार के वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वह असर्टिव हो, चाहे वह इंटेरोगेटिव हो, चाहे इम्पेरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो। यानी चाहे वह सकारात्मक साधारण वाक्य हो, चाहे वह प्रश्नवाचक वाक्य हो, चाहे वह आज्ञात्मक वाक्य हो, किसी प्रकार का वाक्य हो, विस्मयबोधक वाक्य हो, उन सभी के लिए जनरल रूल्स वैसे के वैसे कार्य करते हैं। और स्पेशल रूल ये अलग अलग प्रकार के वाक्य के लिए अलग अलग प्रकार से निर्भर करते हैं। जैसे हमने कल बात की थी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस क्या होता है। जैसे कोमा और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो एक वाक्य हमारा इन्वर्टेड कोमा में होता है उसे कथन कहते हैं, कथन को ही हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इस कोमा से प्रथम जो वाक्य दिया जाता है वह अपने आप में एक रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस होता है। और जो इन दोनों वक्ता और श्रोता के मध्य जो वर्ब दी हुई होती है वह हमारी क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो जो स्पेशल अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं उनके लिए जो विशिष्ट रूल है, जैसे असर्टिव में हम इन्वर्टेड कोमा हटा के संयोजक चिन्ह जो प्रयोग, संयोजक शब्द जो प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव में जैसे कि हम क्वेश्चनेटिव इंटेरोगेटिव में WH वर्ड करते हैं, इफ़ का करते हैं। इम्पेरेटिव के अंदर हम टू का करते हैं, तो ऑप्टेटिव में दैट का करते हैं। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी होते हैं उनमें भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से सबके लिए क्या है, ये अलग अलग है। या हम बात करें कि जैसे क्वेश्चनेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, वाक्य को सिंपल साधारण वाक्य में बदलते हैं। इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे आगे। तो और इम्पेरेटिव जो होता है उसमें हम टू को प्रयोग करके वैसा का वैसा उस वाक्य को लिखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से इसमें हम मे का माइट कर देते हैं। ऑप्टेटिव में अगर मे MAY दिया होता है तो उसे हम MIGST माइट कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो विशिष्ट नियम होते हैं उनकी भी हमने अलग से चर्चा करनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो जनरल रूल्स है, सामान्य रूल्स है, उनको हमने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांट के सबसे पहला जो भाग है वो है चेंज ऑफ पर्सन। देखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग किए गए सर्वनाम प्रोनाउंस को निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। देखो, जो प्रोनाउन शब्द है वह है सर्वनाम। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अब देखो, इसको आप विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। देखो, सर्वनाम यानी कि नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा सूचक शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ड्स विच इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन वर्ड्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि नाउन वर्ड्स के स्थान पे जो शब्द यूज होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ राम, तो राम एक व्यक्ति का नाम है। राम एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, नाउन हो गया। क्योंकि हमने हिंदी में पढ़ा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। राम के लिए मैं ही का प्रयोग कर सकता हूँ, तो ये संज्ञा सूचक शब्द के स्थान पे प्रयुक्त शब्द हुआ, तो इसे क्या कह दिया हमने, प्रोनाउन। जैसे यदि मैं और बात करूँ तो मेरा कुछ नाम होगा, मेरे कुछ नाम के स्थान पे मैं का प्रयोग कर रहा हूँ, यानी कि आई का प्रयोग कर रहा हूँ, तो आई भी अपने आप में क्या हो गया, सर्वनाम प्रोनाउन हो गया। तो इन प्रोनाउन को हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। जैसे देखिएगा, प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में और थर्ड पर्सन में, 3 प्रकार के पर्सन में विभक्त करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट पर्सन के अंदर हम आई और वी को लेते हैं। किसे लेते हैं, आई और वी को। सेकंड पर्सन के अंदर हम
यू को लेते हैं, और थर्ड पर्सन के अंदर हम अनदर, ही, सी, इट, दे, इनको लेते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन को 3 भागों में हमने डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने आई और वी को लिया, सेकंड पर्सन में हमने यू को लिया, थर्ड पर्सन में हमने ही, सी और इट और दे को लिया। अब ध्यान देने वाली बात कैसे सर, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? आपने हिंदी में, संस्कृत में पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? उसी प्रकार से है। अब देखो समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। यदि आपको कहा जाए गो टू योर होम, गो टू योर होम, चलो और दूसरा वाक्य देखते हैं कि जैसे अगर आपको आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, तो ये मैंने एक वाक्य लिखा, इसको ध्यान से देखिएगा। आई एम गोइंग टू होम, यानी इस कार्य को करने के लिए मुझे कोई नहीं कह रहा, ये कार्य मैं खुद कह रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, यानी ये घर जाना ये मेरे द्वारा हो रहा है, इसको प्रारंभ करने वाला मैं हूँ, यानी इसका जो प्रथम पुरुष है, इस कार्य का जो प्रथम प्रधान पुरुष है वह कौन है? मैं हूँ। यानी कि वह ऐसा कार्य है जिस पे बाहरी बल ना लगे, यानी बाहर से आपको कोई ये नहीं कहे कि आप ये कीजिए, आप स्वयं उसको करने के जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जैसे आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो इसमें देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यू जो तुम हो वो तुम दूसरे व्यक्ति हो, सेकंड पर्सन हो, क्योंकि तुम्हें कोई ना कोई व्यक्ति कह रहा है मतलब कोई व्यक्ति तुम्हें आदेश दे रहा है, यू शुड स्टडी। या फिर जैसे और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यू मस्ट वियर यूनिफॉर्म, यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म। तो जैसे मैंने ये कहा यू मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, तुम्हें विद्यालय गणवेश पहननी चाहिए, तो ये यहाँ पे आप अगर बात करेंगे तो आपको कहा जा रहा है, यानी आपको कोई ना कोई व्यक्ति कह रहा है, यानी आप सुनने वाले हुए सेकंड पर्सन हुए, और कहने वाला जो किसी कार्य को कर रहा है वह क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन हुए। तो इस प्रकार से यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन, आई और वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अब जैसे थर्ड पर्सन की बात की जाए तो हम बात करेंगे वह व्यक्ति जिसमें न तो कहने वाला हो न ही सुनने वाला हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो न तो कहने वाला है और न ही सुनने वाला है, यानी वह वहाँ पे उपस्थित ही नहीं है, तो वह क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। मान लो कि हम आप और मैं बात कर रहे हैं और हम कहें कि सचिन के लिए हम कह दें ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, सचिन तेंदुलकर जो है उसके लिए हम कह दें ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर। यदि हम बोलेंगे सचिन के लिए कि ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, यानी सचिन एक महान खिलाड़ी है, ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, हमने ये किसके लिए किया? सचिन के लिए कहा। तो यहाँ पे जो हमने ही शब्द यूज़ किया, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ही इज़ ए ग्रेट प्लेयर, यानी कि सचिन महान खिलाड़ी है, तो मैं यानी आई आपको कह रहा हूँ, यानी यू यानी तुम, और किसकी बात कर रहे हैं? सचिन की, यानी आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गया जो कह रहा हूँ, यू आप सेकंड पर्सन हो गए जो सुन रहे हो, यहाँ उपस्थित हो, और हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई, वी और ये होते हैं। तो आई का देखो हम क्या करते हैं फिर? आई, माई, मी। वी का हम करते हैं वी, और, अस। ठीक है। ये देखो, ये जो पहला केस मैं लिख रहा हूँ ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये पॉजेसिव केस होता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। फिर हमारा आता है यू। तो यू के लिए देखिएगा, पहला सब्जेक्टिव केस यू हो गया, पॉजेसिव केस योर हो गया, और ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। फिर हम बात करें ही की, तो ही, हिज और हिम हो जाता है। सी की बात करें तो सी, हर और हर हो जाता है। यदि दे की बात करें तो दे, दियर और देम हो जाता है। इस प्रकार से हमने सभी प्रोनाउन के
तीनों केस की बात की। सब्जेक्टिव जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, पॉसेसिव जो अधिकार सूचक शब्दों के बारे में बताए, और ये जो ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। ये हमने प्रोनाउन की बात की। ये प्रोनाउन की हमने थोड़ी बहुत बात की। अब इसमें हम वाक्य से और समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप रूल्स देख लीजिएगा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, इनका पूरा परिवार, आई का परिवार यानी कि आई, माई और मी, वी का परिवार यानी कि वी, ओवर और अस, यानी ये जो फर्स्ट पर्सन का पूरा परिवार है आई और वी का, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अब सब्जेक्ट कौन होता है ये बात करेंगे, पहले नियम देख लो। सेकंड पर्सन यानी कि यू का परिवार यानी कि यू, योर और यू, जो तीनों केस है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट कौन है ये हम बाद में बात करेंगे। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट और दे, ये में कोई बदलाव नहीं होता। ये नियम आपको आसानी से याद रह जाएगा, ही, सी, इट और दे के परिवार में कोई बदलाव नहीं होता। अब देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, राम सेड टू गरिमा, राम सेड टू गरिमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाक्य के अंदर ये कहने वाला और ये सुनने वाले। तो जो हमारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाक्य दिया है और जिसमें कोई भी पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन आता है, सेकंड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, यानी आई, वी, यू, इन सब के परिवार आते हैं इन्वर्टेड कोमा में। वे जो फर्स्ट पर्सन आएगा आई, वी का परिवार, वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब स्पीच का जो सेंटेंस होता है, उसमें जो वक्ता होता है, जो वाक्य को कहने वाला होता है, जो सेंटेंस को कहने वाला होता है, वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। और जो वाक्य को सुनने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी यू परिवार ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इन्वर्टेड कोमा से पहले जो श्रोता है, जो सुनने वाला है, उसके अनुसार बदलेगा। आई और वी परिवार जो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट यानी कि कहने वाला स्पीकर जो है उसके अनुसार बदलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई होगी। एक इसके लिए रूल्स की भी हम बात करते हैं। जैसे इसको आसानी से कहें तो SON की बात की जाती है, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिखते हैं। यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी परिवार सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यानी यू परिवार ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट और दे में कोई बदलाव यानी नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं होता। ये नेम भी आप लिख लेना। तो ये हमने नियम देखी कैसे बदलाव होते हैं, वो वाक्य में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है चेंज दी टेंस यानी कि टेंस में परिवर्तन, यानी काल में परिवर्तन। देखो टेंस से संबंधित सिर्फ एक ही होता है, काल यानी समय यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि कौन सा कार्य समय पर निर्भर करता है वह टेंस में आ जाता है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम, यानी ये अभी वर्तमान में होने वाला कार्य है, तो ये प्रेजेंट का हो गया। मैं कल घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम यस्टरडे, गोइंग टू होम यस्टरडे, तो ये कल के काल का हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। तो टेंस यानी काल। अब देखो दूसरा सामान्य नियम, पहला सामान्य नियम आपने पढ़ा, दूसरा सामान्य नियम यदि हम बात करें तो ये है कि टेंस में परिवर्तन। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। केवल ज़रूरत के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ, जो वाक्य को इन्वर्टेड कोमा से पहले आता है, जहाँ एक वक्ता होता है और एक श्रोता होता है, और उसके मध्य जो वर्ब होती है, जैसे से, सैड, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है, इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर दिया गया वाक्य प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल या फ्यूचर टेंस हो। यानी यहाँ पे यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया होता है तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे देखिएगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस में दी हुई हो, तो हम उसमें रिपोर्टेड स्पीच में भी टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ही से टू मी, ही से टू मी, ही से टू मी,
फिर यदि देखो अब वो पीछे मैंने ये बोल दिया था कि इन्वर्टेड कोमा में अगर प्रेजेंट सिंपल हो तो परिवर्तन नहीं करते, वो थोड़ा चेंज कीजिएगा। यहाँ पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं करते, वो थोड़ा जल्दबाजी के अंदर वैसे मुंह से निकल गया था, ध्यान दीजिएगा वापस आप। यानी मैंने आपको जब यहाँ बताया था, इस नियम को पढ़िएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, उसमें यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जब दिया होता है तो हम किस में रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा में कोई परिवर्तन नहीं करते। इसका थोड़ा उल्टा सा बोल दिया था यहाँ मैंने पढ़ते समय, ध्यान दे लीजिएगा। आगे देखिएगा, जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, एक वाक्य ये मेरा मैंने ले लिया, ठीक है। एक मैंने ले लिया ही सैड टू मी। अब इन दोनों वाक्यों को देखिएगा, यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेज है, यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये सैड है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट क्यों है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट है। यानी जब ऐसे सेज दिया हो यानी यहाँ पे प्रेजेंट दिया हुआ है तो इन्वर्टेड कोमा के वाक्य के काल में यानी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट टेंस है, इसलिए इन्वर्टेड कोमा वाले वाक्य के टेंस में परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये नियम ये कहना चाह रहा है। अब देखो बदलाव क्या होते हैं वो आप देखिएगा। टेंस में जो बदलाव होते हैं उसके कुछ नियम मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में जाता है, सिंपल, फिर ये जो इम्परफेक्ट है वो परफेक्ट में जाता है। ये इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूस बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस, ये जो सेकंड टेंस है इसको हम कॉन्टिन्यूस इम्परफेक्ट यानी कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं। थर्ड है जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट इसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है, पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट इम्परफेक्ट यानी वापस ये कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है, और पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई बदलाव नहीं होता। चलो इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। देखो इनका ध्यान से देखिएगा आप। अगर मैं आपको कहूँ कि सिंपल प्रेजेंट, हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये टेबल नोट कर लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार जब ये नोट कर लो। इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूस बेटा, ठीक है। ये जो सेकंड दिया है IMPERFECT, इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूस, तो इसको टेबल को नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या क्या दिया हो, एस या ई एस, तो वही किस में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और या फिर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल में क्या दिया हो सकता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में बदल जाएगा? आप देख सकते हो ये किस में बदलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर नकारात्मक वाक्य होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिड। क्या हो जाएगा? डिड। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर यदि हम थर्ड की बात करें, सेकंड की बात करें कंटिन्यूस की, तो इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस दिया है तो वह किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूस में, यानी कि वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है यानी कि हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है तो वह किस में बदलेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि किस में बदल गया? पास्ट परफेक्ट में। यदि यहाँ पे हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या दिया हो? ING दिया हो, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलेगा, यानी कि हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में बदल जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको आपको लिख के समझा रहा हूँ, मैंने नोट्स में नहीं डाला। और यदि पास्ट सिंपल आ जाए, पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वह किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी वहाँ क्या हो जाएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आपके वॉज प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाए यानी कि पास्ट कंटिन्यूस आ जाए तो उस टेंस को हम बदल देंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, यानी कि हम किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और यदि पास्ट परफेक्ट आ जाए यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यदि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाए, यानी कि आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाए, किस में, डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखो, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इधर मैं लिखता हूँ प्रेजेंट, इधर मैं लिखता हूँ पास्ट। यानी प्रेजेंट का पहला टेंस डायरेक्ट में हो तो वह पास्ट के फर्स्ट टेंस यानी कि सिंपल में जाएगा। प्रेजेंट का सेकंड यानी कॉन्टिन्यूअस पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। और अगर इसी समय इसी टेबल में हम और बात करें तो प्रेजेंट का थर्ड यानी परफेक्ट किस में जाएगा, पास्ट के थर्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट का फोर्थ किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट के फोर्थ में। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हो। और यदि पास्ट का इधर मैं ले लूँ और इधर भी पास्ट ले लूँ कि डायरेक्ट में भी पास्ट पूछा है तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, पास्ट का फर्स्ट किस में जाएगा, थर्ड में, सेकंड किस में जाएगा, फोर्थ में, यानी एक जंप करेगा और थर्ड और फोर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आप देख लेना, टेबल नोट कर लेना यहाँ से, इसके वो वर्ब हेल्पिंग और मेन वर्ब भी उतार लेना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में उपयोग होने वाला मॉडल और हेल्पिंग वर्ब को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। देखो, यदि आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें पास्ट टेंस आ जाए तो, और कुछ जैसे सेल वेल विल ये सब दिए हो मॉडल्स जिनको बोलते हैं, तो क्या परिवर्तन करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। यानी कि अगर डायरेक्ट में सेल दिया है तो उसका हम क्या कर देते हैं, शुड। विल दिया है तो उसका क्या कर देते हैं, वुड। कैन दिया है तो क्या करते हैं, कुड। मे दिया है तो क्या करते हैं, माइट। एम इज आर एम दिया तो वॉज वर। हैज़ हैव दिया तो हैड। वॉज वर दिया तो हैड बीन। हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये टेबल देख लीजिएगा, इस प्रकार से कुछ बदलाव हम करते हैं। तीसरा आता है चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कल भी बात की थी, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, दूरी सूचक शब्द होते हैं, या समय को दर्शाने वाले टाइम बाउंड टाइम सूचक जो शब्द होते हैं उनका परिवर्तन। ये टेबल नोट कर लीजिएगा, आसानी से याद रह जाएगी आपको कि यदि डायरेक्ट के, ये सामान्य नियम है, हर प्रकार के वाक्य में लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस में दिस दिया है तो उसे हम किस में बदलते हैं, दैट में। दिस दिया है तो उसे किस में बदलते हैं, दोज में। हेयर दिया तो देयर में। हैंस दिया है तो देंस में। नाउ दिया है तो देन में। थस दिया है तो सो में। टुडे को दैट डे में। और यस्टरडे को हम दो चीज़ों में बदल सकते हैं, प्रीवियस डे या द डे बिफोर। द डे बिफोर यस्टरडे को 2 days बिफोर बोल सकते हैं, क्योंकि द डे बिफोर यस्टरडे यानी कि कल से भी पहले का दिन। टुमारो को द नेक्स्ट डे में। टू नाइट को दैट नाइट में। दिस नाइट को दैट डे में। द डे आफ्टर टुमारो को इन 2 days टाइम। लास्ट वीक। ये टेबल आप ध्यान से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लास्ट ईयर को, लास्ट नाइट को, लास्ट डे को, नेक्स्ट वीक को। टेबल कैसे देखोगे बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और टेबल को आसानी से नोट कर लीजिएगा। एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको नोट कर सको। तो ये देखिए, दिस दैट दीज दोस, हेयर देयर, हैंड्स देयर, नाउ देन, थर्स सो, टुडे दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, फिर टुमारो आ जाता है, फिर टू नाइट आता है, दिस डे आता है, द डे आफ्टर टुमारो आता है, लास्ट वीक आता है, लास्ट मंथ आता है, लास्ट ईयर आता है, लास्ट नाइट आता है, लास्ट डे आता है, नेक्स्ट वीक आता है, नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट ईयर आता है। ये मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, ठीक है। तो ये जो सामान्य नियमों की हमने चर्चा की, सामान्य नियमों की चर्चा यानी कि प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने टेंस यानी काल का परिवर्तन पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, समय सूचक शब्द या दूरी सूचक शब्दों का परिवर्तन पढ़ा। स्पेशल नियम क्या होते हैं, वाक्य के अनुसार कैसे प्रभाव पड़ता है, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इसका अध्ययन कर रहे हैं। और जब इसका आंकलन किया जाएगा, जब भी आपकी और हमारी विद्यालय परिवार की भेंट होएगी, तब जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बाकायदा अपने नोट्स और अपनी स्टडी के बारे में खुल के बात करेंगे कि हमने सर ये पढ़ा और ऐसे से पढ़ा। क्योंकि अभी आपके पास बेटा देखो, पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप पुनः इसको पढ़ना चाहो तो रिवाइज भी कर सकते हो, डाउट हो तो पुनः जाके वीडियो भी देख सकते हो, वीडियो से नोट्स भी बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। और भी आपको कक्षाएँ उपलब्ध होती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पर। इसी प्रकार कंटिन्यू कक्षाओं से जुड़े रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा, क्योंकि इस कोरोना वायरस के जो पैनेडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, इसमें घर बैठे आप समय का सदुपयोग कर सकते हो, कुछ सीख सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको इस बात का, इसका भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपका मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स करवाने का प्रयास करूँगा ऑनलाइन, ताकि हमारी जब भी कक्षाएं हो तो हम इसको अच्छे से रिवीजन कर पाए। तो हम ग्रामर के अच्छे से अच्छे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।